हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारा आज का टर्न है मेडिवल हिस्ट्री से, और कल का जो वीडियो अपलोड किया था तो 20 क्वेश्चन का था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो लास्ट वीक के 2 वीडियो अपलोड हैं 10 क्वेश्चन के मेडिवल हिस्ट्री से, आप उसे भी देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आप अपना रिवीजन जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, बढ़िया हो। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट देखते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी द्वारा संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद दलाइल फिरोज शाही किस विषय से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है भारतीय संगीत, नक्षत्र एवं दर्शन, आयुर्वेद। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वह है नक्षत्र एवं दर्शन। यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अजीजुद्दीन किरमानी ने की थी, जो कि संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। और जैसा कि फिरोज शाह पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग का स्थापना की थी, ताकि वह जो संस्कृत के चाहे संगीत, क्योंकि पहले के जितने ग्रंथ थे हिंदुओं के ज़्यादातर संस्कृत में थे, तो वो चाहते थे कि उनको जानने के लिए अगर हम जब उसका फारसी में अनुवाद कराएंगे तभी हम सही रूप से उसको जान सकेंगे, उनके आचार विचार, उसमें जो चीज़ें वर्णित हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि एक अनुवाद विभाग का स्थापना की, जिसके अंतर्गत यह पुस्तक अजीजुद्दीन किरमानी ने लिखी थी, जो कि संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई थी, दलाइल फिरोज शाही। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बरनी के अनुसार किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था? यह कथन, पहली बात देखिए, जैसे कि कथन से ही हो गया कि ये कथन किसका है। अगर ऐसा कभी दे दे तो बरनी का है। बरनी के अनुसार ये कथन है कि किस सुल्तान के बारे में कि उसकी न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। तो आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है गियासुद्दीन तुगलक। यह कथन बरनी के अनुसार यह कथन जो है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में है। तो जैसा कहा कि आपके बारे में दे दे कि यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कथन किस इतिहासकार का है, तो वहाँ पे हो सकता है कि शासक बदल के आपको इतिहासकार का नाम दे दे ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह क्लियर होंगे तो क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा के देगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस इतिहासकार के अनुसार गियासुद्दीन ने वह कार्य कुछ समय में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में नहीं किया? उसने अव्यवस्था के सारे चिन्ह मिटा दिए। लोगों को ऐसा लगा मानो जैसे अलाउद्दीन खिलजी पुनः जीवित हो गया हो। तो यहाँ पे कथन स्टेटमेंट है। अब इससे पूछ रहा है कि किस इतिहासकार के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक ने वह कार्य कुछ वर्ष में ही कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने कुछ समय में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में किया। उसने अव्यवस्था के सारे चिन्ह मिटा दिए। लोगों को ऐसा लगा मानो जैसे अलाउद्दीन खिलजी पुनः जीवित हो गया हो। तो आपके सामने ऑप्शन है अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता। तो यह कथन जो है यह है जियाउद्दीन बरनी के अनुसार। और अब जैसा कहा कि क्वेश्चन को आप पढ़ा करिए, तो जब देखते हैं तो आप दोनों तरफ देखिए कि यहाँ पे अभी आपको क्या है कि पहला अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा आपने कि वहाँ पे आपको इतिहासकार का नाम बता दिया, आपसे पूछ लिया कि क्या कहते हैं किस शासक के बारे में कहा उस इतिहास। यहाँ पे बता रहा कि इतिहासकार ने किस इतिहास के शासक का नाम बता दिया, पर आपसे इतिहासकार पूछ लिया। तो इसी तरह से एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी तरह पर जब कथन आप पढ़िए तो ये पढ़िए कि किसके बारे में है और किसने कहा है, तो जिससे दोनों चीज़ क्लियर रहे कि अगर वो स्टेटमेंट आपके सामने कथन के रूप में अगर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे जैसे एग्जामिनर पूछे आप बता सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की?
किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन और काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब ये अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की, इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। जो कि दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, इक्ता का आवंटन होता था जो कि उन्हें वेतन के बदले में दिया जाता था सैनिकों को और सेना को रखने के खर्चे के रूप में। तो उसने क्या किया कि इक्ता का आवंटन बंद कर दिया और उसने जो वार्षिक या मंथली उनका होता था एक वेतन फिक्स कर दिया कि इतना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एक अप्सा सैनिक, 2 अप्सा सैनिक, मतलब एक अस्पा सैनिक होते थे जिनके पास 1 घोड़े होते थे और 2 अस्पा होते थे जिनके पास 2 घोड़े होते। तो उन्होंने क्या किया कि इसके बता दिया, वार्षिक बांध दिया कि इतना और मंथ के हिसाब से आपको लेना तो इतना। तो वार्षिक जो था वह 234 टका वार्षिक वेतन था एक अस्पा सैनिकों के पास जिनके पास 1 घोड़ा होता था, और मंथली देखा जाए तो उनका तो 19.5 टका मासिक पाते थे। वहीं 2 अस्पा 2 थे उनके लिए क्या होता था कि 78 टका जो था उनके मंथली था और 312 टका वार्षिक था। तो और उसी ने सर्वप्रथम क्या हुआ कि जैसा कि क्वेश्चन पूछा है आपसे कि घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में कई तरह से पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के देखे जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे इसलिए मैंने इसमें डिस्कस किया कि अगर वार्षिक टका कितना मिलता था एक आसपास सैनिकों को, ये सभी पूछ लें आप आराम से बता सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस दिल्ली सुल्तान ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी? क्वेश्चन क्या है कि किस दिल्ली सुल्तान ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी? आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गियासुद्दीन बलबन। तो इसका सही उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यह दिल्ली का पहला और एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी, और इसकी सिक्कों पे जो है उपाधि इसकी खलीफुल्लाह अंकित है। और जैसा कि कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। और इसका मुबारक खिलजी का शासन कहते हैं उदारता के साथ प्रारंभ हुआ, और उसकी नीति थी क्षमा करो एवं भूल जाओ। और इससे संबंधित एक कथन आपसे पूछ सकता है कि किसके अनुसार मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कभी कभी तो नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। तो इस तरह से पूछ ले तो आपसे, तो इसका कथन ये इतिहासकार जो थे ये बरनी के अनुसार ऐसा है कि मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कभी कभी तो नग्न ही होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन के साथ ही अभी उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अभी क्या एग्ज़ाम नज़दीक है, इतने सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए डेली तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिसको ओरल में बोलते हैं, आप उसको भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आपको ध्यान रहे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसके शासनकाल में संगीत की पुस्तक का राग दर्पण नाम से फारसी में अनुवाद किया गया? किसके शासनकाल में संगीत की पुस्तक का राग दर्पण के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही उत्तर है ये सिकंदर, इसका सही उत्तर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ये राग दर्पण पुस्तक जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया है। और यह किसकी पुस्तक है? तो संगीत की पुस्तक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित किस राज्य को बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था? आपके सामने ऑप्शन है जौनपुर, बंगाल, गुजरात।
तो इसका सही उत्तर है आपका जौनपुर। जौनपुर जो है वह अगर देखा जाए तो बहलोल लोदी की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विजय भी है और उस महत्वपूर्ण घटना भी है। तो बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को अधिकृत कर लिया था। और एक इससे संबंधित बहलोल लोदी से एक कथन आता है कि अफ़गान इतिहासकार अब्बास सरवानी के अनुसार यह फरमान पाते ही रोह के क्या कहते हैं अफ़गान टिड्डियों की भांति भारत चल पड़े थे। तो अगर ऐसे पूछ लिए कि किस इतिहासकार के अनुसार कि बहलोल लोदी का फरमान पाते ही रोह के अफ़गान टिड्डियों की भांति भारत चल पड़े, तो यह होगा इतिहासकार पूछे तो अब्बास सरवानी, और किसके शासनकाल पूछे तो बहलोल लोदी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपके सामने उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वह है तुगलक वंश के शासकों से। किंतु यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कि अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इसका सही उत्तर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम अमीर सादा की नियुक्ति की थी, इन्हें सेना में शामिल किया था। और इनके साथ साथ देखा जाए तो सूफियों, व्यापारियों आदि को भी उसने सत्ताधारी अमीरों के बीच में शामिल किया। और इन्हें कुछ प्रयोजनों से इनके साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाने की भी नीति बनाई। तो उसके समय में जैसा कि उसकी नीतियां भले ही सफल नहीं हुई, पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि ऐसा शासक था जो कि योग्यता के आधार पर देता था, ना कि धर्म के आधार पर। तो उसके समय में काफ़ी कुछ चीज़ें, और जिससे कि उसके समय में उलेमा या जो कहें मुस्लिम धर्मगुरु थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, जो कि उपद्रव भी करते थे, काफ़ी विद्रोह भी किए। आगे चल के उससे क्या कहते हैं अपनी कुछ नीतियों में चेंज भी करना पड़ता मोहम्मद बिन तुगलक को। तो अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है? आपके सामने ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक का, गियासुद्दीन बलबन का, सिकंदर लोदी का। तो इसका सही उत्तर है आपका सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वह अष्टकोणीय है और या अष्टभुजी के, और यह जो है 1518 में निर्मित मकबरा है। और इसका निर्माण जो कराया था तो उसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने कराया था। और अगर इस तरह से पूछ ले क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, तो आपका सही उत्तर भी यही होगा सिकंदर लोदी का मकबरा, जिसमें सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। और जैसा कि बताया कि 1518 में निर्मित यह मकबरा अष्टकोणीय है और इसका निर्माण जो है इब्राहिम लोदी ने करवाया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का, अरब का, खुरासान का। तो आपका सही उत्तर है इसका अफ्रीका का। अफ्रीका का कहिए, मोरक्को कहिए, तो इस तरह से पूछ लेता है। कभी कभी मोरक्को दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी आपको अफ्रीका दे देगा। तो इब्ने बतूता अफ्रीका का यात्री था। और यह किसके शासनकाल में आपसे पूछ ले तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इब्ने बतूता से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ इसमें वर्णित किया है। वो अपने जो उसकी बुक है एक रहेला, उसमें लिखा है। तो यात्री विवरण के अंतर्गत उसका बुक रहेला जो है इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तारीख़ फिरोज शाही का लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है अफीक, फिरोज शाह तुगलक, ज़ियादुन बरनी। तो इसका सही उत्तर है जो है ज़ियादुन बरनी। और तारीख़ फिरोज शाही नाम से एक पुस्तक
सस्मे सिराज अफी ने भी लिखी है और कहते हैं कि जहाँ से जियादुन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़शाही ख़त्म होती है वहीं से सस्मे सिराज की फ़िरोज़शाही तारीख़ फ़िरोज़शाही प्रारंभ होती है। तो कभी मान लीजिए ऐसे पूछ ले तारीख़ फ़िरोज़शाही का लेखक कौन है, वहाँ जियादुन बरनी का ऑप्शन में ना हो तो सस्मे सिराज अफीक भी आपका सही होगा। और एक पुस्तक है फुतुहात ए फ़िरोज़शाही, अगर ये पूछ लेगा तो ये स्वयं सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा है, उनकी बुक है। तो इस कन्फ्यूज़न को कभी मत होने दीजिएगा कि तारीख़ फ़िरोज़शाही हो या फुतुहात फ़िरोज़शाही, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर रहे आपका कि तारीख़ फ़िरोज़शाही का लेखक जियादुन बरनी है, एक तारीख़ फ़िरोज़शाही सस्मे सिराज अफ़ीम में लिखी है। और अगर ऑप्शन में जियादुन बरनी ना हो तो आपका सस्मे सिराज सही होगा, और फतुहात फ़िरोज़शाही पूछ ले तो फ़िरोज़ शाह तुगलक सही होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 विद्वान रहते थे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 विद्वान रहते थे। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। वैसे ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे तो टीजीटी पीजीटी हो। और अभी जेआरएफ में एक एग्ज़ाम पूछा गया था कि किस सुल्तान ने कल्याण में शिवलिंग तथा मधुकेश्वर मंदिर की पुनर्निर्माण करवाए, यूँ गिरनार के मंदिरों की और पतिलाना के शत्रुंजय मंदिर की यात्रा की थी। तो क्या होता है कि इस तरह से स्टेटमेंट बना के एक पैरा बना के दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इससे संबंधित है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जैसे एनसीईआरटी वगैरह में जो कि एक एक पैराग्राफ ही उठा के, कभी कभी छोटे छोटे पैराग्राफ में उठा के दे देंगे और उससे फिर पूछ लेंगे कि यह कथन किस शासक से संबंधित है या किसने कहा है, ऐसा करके। तो इसका जो सही उत्तर है कि किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 विद्वान रहते थे, तो आपका है सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि काफ़ी विद्वान शासक था और सल्तनत काल का कह दें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान सुल्तान था, और जो कि खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि में भी पारंगत था। और ज्ञान विज्ञान की अनेक विधाएं मतलब और अरबी फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। तो उसको अच्छा लगता था और सबसे पहले उसने ही हिंदुओं तथा मुसलमानों को योग्यता के आधार पर बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ की थी। तो रतन को शहबान तथा मीरन राय को गुलबर्गा का सूबेदार नियुक्त किया। तो इस तरह से आपसे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि अभी बताया कि नेट जेआरएफ में यही पूछ लिया था कि कौन सा दिल्ली सुल्तान तीना के शत्रुंजय मंदिर और गिरनार मंदिरों की यात्रा की थी, या जिन प्रभु सूरी और राजशेखर से या जैन विद्वानों से आधी रात तक चर्चा करते थे। बहुत तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। तो आपका अगर ये सारी चीज़ें हमको पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर इस तरह। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? आपके सामने ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था। इसके पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत में सब ब्राह्मण जो होते थे वो जजिया कर से मुक्त हुआ करते थे, और किंतु फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या है, ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? और पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को पे जाइए और क्या कहते हैं इतिहास सर्च करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि जो शुरू से वीडियो अपलोड किया है मैंने, चाहे तो आपके इंडियन हिस्ट्री के सोर्स से हैं, चाहे तो आपके प्री हिस्ट्री है, इंडस वैली से हैं, या वैदिक कल्चर से हैं, तो उससे जितने भी ऐसे बनाए हैं, तो किसी से 5 वीडियो, किसी से 6 वीडियो, किसी से 7 वीडियो ऐसे हैं, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई। तो प्लीज़ आप लोग उस सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जिस तरह से
क्वेश्चन का लेवल मैंने वही रखा है जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे तो नेट जेआरएफ में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने स्टडी ग्रुप एंड फ्रेंड्स ग्रुप में उसे शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है आपका सिकंदर लोदी ने। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जवाबी थे ऐसा करके आपके सामने आ जाएगा, या गुप्तचरों को क्या कहते थे सल्तनत काल में, या एकता क्या थी। तो ऐसे क्या है, बस एक एक शब्द ऐसे करेंगे और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। या जो बहुत सारे शब्द थे वो किसको, उससे क्या हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पूछ रहा जवाबी थे। आपके सामने ऑप्शन है राज्य के कानून, हिंदुओं से संबंधित कानून, भूमि से संबंधित कानून। तो इसका सही उत्तर है आपका राज्य कानून, जो थे उसे जवाबी कहते थे। और अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है। आपके सामने उत्तर है, आपके सामने ऑप्शन है तुगलक काल, खिलजी काल, सैयद व लोदी काल। तो इसका सही उत्तर है आपका सैयद व लोदी काल। सैयद व लोदी काल को इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है। और इस तरह से आपसे कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन किसका है। तो या मकबरों का काल किसने कहा है, या किस काल को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है किस कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा। तो यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन को घुमा देगा कि सैयद व लोदी काल को किस कला इतिहासकार ने मकबरों का काल कहा है। यहाँ पे आपसे काल पूछ लिया है, वहाँ पे आपसे क्या करेगा, काल बता के आपसे इतिहासकार पूछ लेगा। तो जैसे अभी कहा कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, कथन किसका है। तो यह है मार्शल का। तो इस तरह से काफ़ी क्या कहते हैं तरह से क्वेश्चन जो स्थापत्य कला है या सांस्कृतिक या प्रशासनिक उससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो आपके सामने इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन हैं और जिससे नहीं संबंधित है, तो हम इसीलिए उसको इस तरह से ओरली डिस्क्राइब करते हैं। और एक क्वेश्चन है कि किसका कहना है कि सुल्तान कालीन इमारत में ये जो मोट की मस्जिद है उसको इमारतों में सबसे सुंदरतम कला का समावेश माना है। तो सन जॉर्ज मार्शल का कहना था सल्तनत कालीन इमारत की सुंदरतम का समावेश मोट की मस्जिद को माना है उन्होंने। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोग से बन जाए, इसलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसी तरह से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आरिज मुमालिक, मीर बख्शी, सिपे सालार। तो इसका सही उत्तर है आपका आरिज मुमालिक। ये जो था सल्तनत कालीन में सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यहीं पे दूसरा ऑप्शन आप देखें मीर बख्शी, तो वह जो था वो मुग़ल काल से संबंधित हैं। और आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया। पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया। खुसरो शाह, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है आपका खुसरो शाह। अब यहाँ देखिए मुबारक शाह खिलजी तो यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। पर यहाँ पूछा पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था। तो इसका सही उत्तर है आपका खुसरो शाह, जो कि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। तो सेनापति पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी, खुसरो शाह। और किस सुल्तान ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी, आ जाए तो मुबारक शाह खिलजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है।
अब यहाँ से आपसे पूछ रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी किससे मिलती है, का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन है तारीख़ फिरोज़शाही, तबक़ात नासिरी, रहेला। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका तारीख़ फिरोज़शाही। और अगर इस तरह से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी के और भी स्रोत हैं, पर यहाँ पे पूछ रहे विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो आपका होगा तारीख़ फिरोज़शाही। और यहाँ तबक़ात नासिरी देखेंगे तो ये भी सल्तनत कालीन की बुक है और इसके लेखक हैं जो मिनहाज। और इससे क्या है कि जैसे मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण और भारत मुस्लिम शासन का स्थापन होना कहते हैं का प्रमुख स्रोत हैं। और रहेला जो कि इब्न बतूता का, जो कि एक यात्री था मोरक्को देश का, अफ्रीका का, उसकी बुक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे तबक़ात नासिरी के बारे में भी मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है, रहेला के बारे में बताया, किंतु मैं उन चीज़ों को रिपीट करती हूँ क्योंकि किसी चीज़ को आप बार बार सुनते हैं तो आपके दिमाग में एकदम सेटअप हो जाती हैं बातें। तो आपसे अगर ऐसे पूछ लेता है तो कि बाजार नियंत्रण के बारे में, तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा। उसमें जैसे अमीर खुसरो की भी बुक है, उससे भी जानकारी मिलती है। पर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन को इंडिकेट किया है कि विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो तारीख़ फिरोज़शाही। और जैसे तबक़ात नासिरी के बारे में बताया, रहेला के बारे में, तो इन सबसे भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन किसी रूप में भी आपके सामने आ सकता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आपके सामने ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक। तो इसका सही उत्तर है आपका बलबन। तो ये कथन जो है बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। और अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जैसा कि मैं पहले भी कही हूँ कि आप सभी से कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिविज़न को दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अब नई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिन एग्ज़ाम टला तो आप सभी ने काफ़ी मेहनत की होगी। और जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका आप अच्छे से अच्छी रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे अगर आपका आ जाए तो कहीं से मिस ना हो क्वेश्चन। और नई चीज़ें पढ़ने में होता क्या कि अगर हम रिवीजन नहीं किए तो पहले की चीज़ें भी क्लियर नहीं होती हैं। तो आप सभी अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और खूब अच्छे से तैयारी करिए। खूब आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।